गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सभी को माता मरियम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। तो बच्चों, हम लोग अभी तक जो पढ़ा वो पार्ट 1 पूरा आपका ख़त्म हो गया। इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 जो सिलेबस था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत लेसन फर्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। मतलब व्यष्टि और समष्टि का मैंने पहले ही अर्थ बता चुकी हूँ कि किसे कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म रूप का मतलब है कि एक परिवार की आय और व्यक्ति की सेविंग क्या है, ठीक ना। ये छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। जैसे कुल रोजगार हो गया, ठीक है, कुल रोजगार की स्थिति, उत्पादन की स्थिति, आयात निर्यात कितना है, ये सब, विनियोग कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है, जब 1929 में वैश्विक मंदी आई थी, पूरे विश्व में मंदी की स्थिति आ गई थी 1929 में, तो उस समय जे.एम. कीन्स ने एक अवधारणा दिया था, ठीक है, अपने पुस्तक के माध्यम से एक अवधारणा दिया था। वैश्विक मंदी के अंतर्गत मतलब पूरे विश्व की मंदी के लिए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या जो तथ्य हैं वो उस पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों के कारण पूरे विश्व में मंदी आई है, तो इसका वो अध्ययन करता है। उन चीज़ों को लेकर उन्होंने जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये पुस्तक है उनकी, एक 1936 में आई थी, 1936 में वो बुक आई थी। उसी समय मंदी की स्थिति थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1918, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की स्थिति में वैश्विक मंदी की स्थिति आई थी। वैश्विक मंदी का अर्थ है पूरे विश्व में मंदी की स्थिति, ठीक है। इसमें जो था मूल्य, जो वस्तुओं के मूल्य थे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे पूरे विश्व में, क्योंकि इस विश्व युद्ध से पूरा देश प्रभावित हुआ था, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, जिसका कि प्रभाव, इफेक्ट जो है वो ट्रेड पर भी पड़ा था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक ना, हर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्यों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल रोजगार की स्थिति, कुल विनियोग की स्थिति, कुल उत्पादन की स्थिति, राष्ट्रीय आय, ठीक है, सबका अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसमें इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले राष्ट्रीय आय और रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, इसमें नेशनल इनकम और रोजगार का सिद्धांत, जे.एम. कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है उसका अध्ययन किया जाता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति है या बेरोजगारी की स्थिति है, उसके माध्यम से अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय आय का और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति। इसमें कीमत नियंत्रण या सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है कि पूरे देश में एक ही मूल्य लागू है नहीं, या सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वो लागू है कि नहीं, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और इसके अलावा मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, मुद्रा अवस्फीति है, इसका भी अध्ययन करेंगे हम। इसके विषय में आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आगे अब है व्यापार चक्र सिद्धांत। व्यापार चक्र का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में हमेशा उतार चढ़ाव होता है,
फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी मंदी की स्थिति होती है मार्केट में, कभी तेजी की स्थिति होती है, कभी वस्तुओं का मूल्य तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, कभी नीचे की ओर गिरता है। तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति मार्केट में बनी रहती है। तो उसका भी व्यापार चक्र के सिद्धांत का भी अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक ना, ट्रेड साइकिल जिसको कहते हैं, व्यापार चक्र का मतलब होता है ट्रेड साइकिल थ्योरी, इसका अध्ययन भी करते हैं। फिर है आर्थिक विकास के निर्धारण का सिद्धांत। तो आर्थिक विकास के निर्धारण का सिद्धांत के अंतर्गत है कि देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, मतलब देश की जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, तो इन सब का निर्धारण इसी के अंतर्गत होता है। क्योंकि हमें किसी एक राज्य या एक व्यक्ति का नहीं लेना है, बल्कि पूरे देश की जीडीपी, पूरे देश की नेशनल इनकम के विषय में जानना है, आयात निर्यात जानना है। ठीक ना, कितना उत्पादन हो रहा है पूरे देश में, विकास की दर कितनी है, तो वो ओवरऑल हम लोग लेते हैं। इसलिए ये बहुत विस्तृत होता है, पूरे विस्तार से इसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका भी अध्ययन होता है, आर्थिक विकास का। एक व्यक्ति के विकास का अध्ययन का इसमें मायने नहीं है। ठीक, अब भुगतान और विनिमय दर का संतुलन, जैसे भुगतान के रहता है, आयात निर्यात होता है, तो एक देश जो है दूसरे देश को मौद्रिक भुगतान करता है। ठीक ना, विनिमय दर का संतुलन किस प्रकार से होता है? विनिमय मीन्स एक्सचेंज रेट, विनिमय मीन्स लेन देन में किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाए। भुगतान संतुलन जो है कभी कभी देश के हित में भी होता है, या कभी कभी वो अर्थव्यवस्था के विपरीत भी हो जाता है। तो इसके अंतर्गत भी भुगतान और विनिमय दर का संतुलन का भी अध्ययन इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये इसकी मेन जो है विषय वस्तु है। ठीक ना, इसी के द्वारा इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि विदेशी विनिमय के लिए विनिमय दर, ठीक है, विनिमय जो किया जाता है उस सिद्धांत के जो प्राप्तियां होती हैं या जो पूंजी का हस्तांतरण होता है एक देश से दूसरे देश में, या जो मिलता है, प्राप्तियां मीन्स जो हमें प्राप्त होता है, हस्तांतरण मीन्स जो एक देश से दूसरे देश को दिया जाता है। ठीक ना, आयातित वस्तु के लिए भुगतान किया जाता है, हम आयात करते हैं, मंगाते हैं किसी और देश से, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसका भुगतान करते हैं। तो वो पूंजी के माध्यम से उसका भुगतान किया जाता है। तो ये सब चीज़ जो है वो भुगतान और विनिमय दर के अंतर्गत उसका निर्धारण या उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। ठीक ना, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, तो इसका थोड़ा सा हम महत्व देख लेते हैं। तो इससे तो ये पता चल गया कि ये बहुत ब्रॉड एरिया है, इसका बहुत विस्तृत एरिया है, विस्तार से इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो अब इसके अलावा इसमें है कि इस इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में इसका महत्व क्या है, अर्थशास्त्र का इसमें महत्व क्या है। तो जब विश्वव्यापी मंदी हुई थी 1929 में, ठीक ना, विश्वव्यापी मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो उस समय समष्टि अर्थशास्त्र को महत्व दिया गया था, यानी कि पूरे विश्व के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को देखा गया था कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तो उसके संदर्भ में इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया था, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आकलन करने के पश्चात ये पता चला कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति है। इसलिए ये थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, इसलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थशास्त्र का महत्व, तो इसमें सबसे पहला महत्व है कीमत स्तर जानने के लिए। ठीक ना, प्राइस लेवल जानने के लिए, कीमत स्तर जानने के लिए
रोजगार की स्थिति का आकलन करने के लिए नेक्स्ट है विनियोग की स्थिति, विनियोग की स्थिति, आयात निर्यात की स्थिति, आयात निर्यात की स्थिति, अर्थव्यवस्था में ये भी जानने के लिए कि अर्थव्यवस्था में व्यापार की क्या स्थिति है, मंदी की स्थिति है कि तेजी की स्थिति है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। इसी के अंतर्गत, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि और मौद्रिक जो समस्याएं हैं, मौद्रिक समस्या का अध्ययन कैसे होगा? इसी के माध्यम से, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। कभी कभी मौद्रिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो जब मौद्रिक समस्या उत्पन्न होगी, मान लीजिए मुद्रा की कमी के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, विनियोग कम होता है, सेविंग कम होती है, सब कुछ यदि जब कम होने लगेगा तो ये कम होने का कारण है मौद्रिक समस्या हमारे देश में। तो उस मौद्रिक समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसकी संभावनाओं को खोजा जाता है, ठीक ना। तो इसके माध्यम से इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा व्यापार चक्र की जो समस्याएं हैं, क्यों व्यापार चक्र होता है, क्यों हमेशा उतार चढ़ाव की व्यापार में स्थिति होती है, उसका भी अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। तो जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में पढ़े थे, ठीक है, तो उसी का क्या है, विस्तृत रूप है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें कुल रोजगार, कुल आय, कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल बचत, आयात निर्यात, पूरे देश में उत्पादन की स्थिति, इन सब चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज थोड़ा सा हम यही जानते हैं कि किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंध भी है, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो वो पूरा ओवरऑल मिला के किसका रूप ले लेगा, समष्टि अर्थशास्त्र का रूप ले लेगा, ठीक ना। वो जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का रूप ले लेता है पूरा। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की आय, ठीक ना, किसी व्यक्ति की सेविंग, वो कितना विनियोग कर रहा है, वो ऐसे करके कई लोगों का जब हम विवरण एक साथ प्रस्तुत करेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का रूप ले लेता है। तो दोनों में जो है वो पारस्परिक संबंध भी है, क्योंकि जब तक हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में नहीं जानेंगे तब तक हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। तो पहले हम अपने देश के विषय में जानकारी रखेंगे, ठीक है, जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, तभी हम दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। किसी देश की आर्थिक जब स्थिति अच्छी होती है उसके साथ व्यापारिक संबंध हम कर सकते हैं। और ये जानने के लिए हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है उस देश के विषय में। जैसे मान लीजिए हमको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, तो अमेरिका की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको जानना हमें आवश्यक है, ठीक ना। और उसी के माध्यम से, उन जानकारियों के माध्यम से ही हम किसी देश के विषय में या किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आवश्यक है। तो आज थोड़ा सा इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, आगे की क्लास में इसके विषय में हम पूरी जानकारी देंगे बच्चों। यदि इतने में से
आपको कुछ यदि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू।